वॉर हुआ उस समय भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर 4, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी लीग ऑफ नेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि राष्ट्र संघ हिंदी में कहा जाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसके रहने के बावजूद भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत इसलिए थी ताकि आगे जाकर के कोई इस तरह का विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन वो बिल्कुल असफल रहा। उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके पास ना तो अपनी कोई आर्मी थी, ना कोई रिसोर्स थे, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं था उसके पास, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1945 में खत्म हुआ, तो आपको पता है कि यूरोप का लगभग कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इस युद्ध में शामिल नहीं था। यूरोप के सारे देश एक तरह से इन्वॉल्व थे और आपसी लड़ाई में उन लोगों का अपना जो इकोनॉमी था, अपनी अर्थव्यवस्था थी, वो भी तबाह हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो मेन कंट्री थे, बड़े कंट्री थे पूरे यूरोप के, ये सारे के सारे खत्म हो गए। यहाँ की जो भी, देखिए इकोनॉमी आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता है इकोनॉमी का ग्रोथ कभी भी तभी होगा, ठीक है, जब कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होगा। लोग आम रोजमर्रा के जीवन में कौन सा चीज यूज करते हैं, फूड पार्टिकल्स हो गए, है ना, उसके साथ साथ आप जो कपड़े हो गए, जूते हो गए, कार हो गया, जो भी कंज्यूमर आइटम, तो पूरा का पूरा यूरोप और यूरोप की इंडस्ट्री केवल आर्म्स एंड एम्युनिशन में ही इन्वॉल्व थी। सारी की सारी इंडस्ट्री को उसी की तरफ झोंक दिया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो यूरोप के सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, सारे के सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी थी, ठीक है। द्वितीय, और देखिए यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जब दोनों विश्व युद्ध हुए उसमें अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था और फिर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। 1789 में अमेरिका आजाद हो चुका था, ठीक है, इंग्लैंड के कंट्रोल में था, पहले इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था। उसके बाद से अमेरिका ने एक चीज सोची कि वो दुनिया की किसी भी झंझट में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। दुनिया के सारे देश लड़ते थे, ये बैठ करके आर्म्स बनाता था, फूड, जो भी फूड ग्रेन थे उनका प्रोडक्शन करता था और दुनिया को इन चीजों की सप्लाई करता था। इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सारे देश, एशिया में आप जापान को देख सकते हैं, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 पावर बन के उठा। पैसा था, उसी के पास केवल प्रोडक्शन ही था, कंज्यूमर गुड से लेकर के आर्मी के जो भी आर्सेनल थे वो हो गए, या फूड पार्टिकल, सारे के सारे उसी के पास थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो अमेरिका ने सोचा कि अगर हम यूरोप की मदद ना करें तो ये हो सकता है कि किसी दूसरी व्यवस्था में चले जाएं, या इस पे साम्यवाद या समाजवाद का, सोशलिज्म का प्रभाव छा जाए, ठीक है। तो अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसको कि मार्शल योजना कहा जाता है, ये सब अंडरलाइन है इसमें को लिखा। अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसको कि मार्शल योजना कहा जाता है, और इस योजना के तहत उसने यूरोप के सभी देशों को इकोनॉमिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना सके, ठीक है। और इसी की मदद से आगे जाकर के यूरोप ने यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन की स्थापना की। देखिए मार्शल योजना 1948 में हुई थी, ठीक है। इसके यूरोपीय संघ का जो झंडा है, देखिए अब यूरोपीय संघ है क्या, या यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन का मतलब ये हुआ, जैसे आपको पता है भारत में आज 28 स्टेट्स हैं और सब जुड़ करके एक कंट्री बनाते हैं। तो यूरोप ने सोचा कि हम लोग जिस तरह से युद्ध में तबाह हो गए, तो जब तक हम लोग सभी एक नहीं होते, ठीक है, यूनिटी में नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश का, पूरे सभी कंट्रीज का, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का म्यूचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोगों ने मिल करके एक संगठन बना लिया जिसको कि यूरोपीय संघ कहा जाता है। इसमें यूरोप के लगभग सारे मेंबर थे। एक लेटेस्ट में आपको न्यूज बता दूं, आपको पता भी होगा कि ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, उसने 2018 या 19 में उसे
वो निकल गया, एक बात। दूसरी बात, पूरे के पूरे यूरोपीय यूनियन के सारे देशों का एक ही झंडा होता था जो फ्लैग था। दूसरा, इनकी कॉमन करेंसी होती थी, है ना, यूरो। यूरो में सब लोग अपना करते थे, एक्सेप्ट करते थे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन। उसके बाद इनके देश के बीच में, जैसे आपको अगर यहाँ से राजस्थान जाना है तो ना आपको वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है, तो उसी तरह इन्होंने अपने देश की सारी बाउंड्री को ओपन कर दिया। ओपन बाउंड्री है, व्यापार हो या लोगों की आवाजाही हो, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, कोई कहीं भी किसी भी तरह जा सकता है, ठीक है, एक बात ये। उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम तब हुई, जैसे एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, तो यूरोपीय यूनियन का भी सिर्फ संविधान बनाया जाने लगा, तो सभी देशों ने कहा कि नहीं, सबका संविधान एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग नियम कानून है। इससे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास की स्थिति पैदा हो सकती है ना। तो इससे इन लोगों ने बस कॉन्स्टिट्यूशन में तो राजी नहीं हो पाए, एक मत नहीं हो पाए, लेकिन सब कुछ एक ही जैसा रहा। और इस तरह से इसमें कुछ डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें किस तरह से आगे आगे जाकर के सारे देश इसके अंदर से शामिल। 2016 में बाहर हो गया था ब्रिटेन जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है ना। इसको ब्रेक्जिट कहा जाता था, ये आएगा पेपर में। टू 2016 में ब्रिटेन में क्या हुआ कि जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह को इंग्लिश में प्लेब्जिट कहा जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया हुआ कि ब्रिटेन ने कहा कि हमको यूरोपीय संघ में रहना है या नहीं रहना, जनता से पूछ लिया गया। जनता ने कहा कि नहीं, हम नहीं रहना चाहते। जितने कुछ ने कहा रहना चाहते, कुछ ने कहा नहीं रहना चाहते। तो जिनका ज्यादा बहुमत हुआ या वोटिंग हुई, उस हिसाब से ये लोग बाहर हो गए। अभी अमेरिका के बाद अगर आप देखो, अब नहीं है, पहले की स्थिति हम बताएं तो यूरोपीय संघ सबसे अधिक बजट वाला देश था, जीडीपी उनका सबसे बड़ा था। उसके बाद इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। हाँ, एक बात और मैं बताऊं, अगर जिस तरह से मैंने कहा कि कॉमन करेंसी कॉमन फ्लैग था, उसी तरह कॉमन आर्मी भी हो गई। अगर मान लीजिए ब्रिटेन पे कोई अटैक करता है तो यूरोपीय संघ के सारे सदस्य देश शामिल होकर के एक साथ आवाज उठाए, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब ब्रिटेन पे हमला हुआ है तो ब्रिटेन अपना खुद समझे। आगे जाकर के आपने पिछले टर्म में पढ़ा ही होगा, किसी तरह नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका भी यही रूल था कि नाटो के, अब ये जितने भी यूरोपीय संघ के देश थे मोस्टली वो नाटो के मेंबर थे। अगर किसी ने भी अमेरिका पे या नाटो के किसी भी सदस्य देश पे अटैक किया तो ये माना जाएगा कि सारे पूरे के पूरे इस ग्रुप पे अटैक है और सब लोग मिलके उसका सामना करेंगे। नाटो से पहले स्थापना हुई थी यूरोपीय संघ 1995 में बना था, बहुत बाद में जाके बना। 95 हाँ, 1995 में बना, बहुत बाद में जाके बना है। तब तक तो सुधार हो चुके थे उसकी अर्थव्यवस्था में जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मार्शल योजना पहले आई थी। अच्छा। हाँ, मार्शल योजना 1948 में आई थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। लेकिन धीरे धीरे करके एक जो ये प्रोसेस बढ़ता गया तो उसमें 1995 में हुआ था। इसके झंडे को के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सोने के रंग के सितारे हैं, गोल्डन स्टार्स हैं इसके अंदर, है ना, फ्लैग के अंदर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ब्लू कलर के अंदर। ये लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से यूनिटी का सिंबल। 12 जो नंबर है ये यूरोप में यूनिटी का सिंबल माना जाता है, पता नहीं क्यों माना जाता है। ये डेट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यूरोपीय संघ जो बना ना ये पूरा प्रोसेस था, धीरे धीरे करके सारे काम होते गए। मार्शल योजना, फिर उसके हाँ, मार्शल योजना, फिर यूरोपीय संसद के लिए चुनाव हुए, फिर धीरे धीरे करके ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया, एक ही बार में नहीं हुआ। चलो, उसके बाद इसके अंदर वैसा कुछ बताने लायक नहीं है यूरोपीय संघ के अंदर।
यूरोपीय संघ विश्व राजनीति में किस तरह सामने आया, विश्व राजनीति में उसका कितना इम्पोर्टेंस था, है ना। अब ये समझ सकते हैं कि जो देश दुनिया में दूसरी जीडीपी का अपना आधार रखता है या बेस है, जिसका सेकंड जीडीपी है, वर्ल्ड में ट्रेड में बहुत आगे है, दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूरोप के लगभग अधिकतर कंट्रीज में किसी भी तरह से जो रिसोर्सेज जो है बहुत कम, ना तो वहां उतना मिनरल पाया जाता है और ना ही किसी भी तरह एग्रीकल्चर का कोई बेस है। चीजें पाई जाती है लेकिन उतनी अधिक नहीं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बाजार भी है एशिया, अफ्रीका और अमेरिकन मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है उसका कंज्यूमर पूरा वर्ल्ड है ना। हम लोग सब जगह पूरी दुनिया के देश यूरोप से चीजों को मंगाते हैं। देखिए आसियान की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आप लोग को मैप तो समझ में आता ही होगा, मैं मैप आपको दिखाऊं। नहीं आता। ये देखिए, दिख रहा है ये वाला। हाँ, तो मतलब चीन और उसके नीचे जैसे ये देखो आप, ये म्यांमार, मलेशिया होगा, फिर वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, है ना, ये इंडोनेशिया हो गया इस तरह से। तो इसके 10 सदस्य देश थे, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैंने उस दिन बच्चों को भेजा भी था शायद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी एक एक करके आजाद होने लगे। आजाद हुए तो उन्होंने इस चीज को समझा कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया का पूरा है, जैसे मैंने जितने भी कंट्री के नेम लिए आपको, इनका एक तरह का कॉमन कल्चर है, एक ही तरह का बौद्ध धर्म को अपनाना, एक ही तरह का फूड हैबिट्स और एक ही तरह का मैंने हर तरह कल्चर है, आओ हवा जो कह सकते हैं, है ना, रिसोर्सेज भी एक ही तरह के। तो इन्होंने सोचा कि हम लोगों को भी अपने डेवलपमेंट के लिए यूरोपीय संघ की तरह ही कुछ एक आपसी संगठन बनाना पड़े। मैं सब कुछ हिंदी में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स आपके दिमाग में रहे, आपको लिखना तो हिंदी में ही है, ठीक है। आपसी संगठन बनाया जाए। आसियान ने क्या किया, मैंने 1967 की बात है, ठीक है ना। 1967 में 5 देशों ने, ठीक है, 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, वहां पे एक सम्मेलन हुआ, 5 सदस्य देश थे, उन्होंने साइन किया, उनके नेम सुन लीजिए आप। और आसियान की स्थापना की, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ठीक है। ये सारे देशों ने साइन किया और इसको फाउंडर कंट्रीज कहा जाता है, संस्थापक देश कहा जाता है आसियान का, ठीक है। चीन इसका मेंबर है बस? नहीं, चीन है ही नहीं है। चीन तो कट्टर दुश्मन है ये चीन के। हाँ बिल्कुल, आसियान को चीन से कुछ भी लेना देना नहीं। अभी मैं लेकिन आपको बताऊं, मैप पे आप समझ पाओ तो रुको, ये आप देख रहे हैं, ये मलेशिया है और ये है सुमात्रा आइलैंड, दिख रहा है ना। इसके बीच से ये जो मैंने पेंसिल से ये ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट होता है, मतलब जमीन का, मैंने समुद्र का ऐसा रास्ता जो दोनों तरफ जमीन से घिरा होता है, उसको स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं, चैनल का भी कह सकते हैं। मलक्का है ना, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। इस पे क्या हुआ, इंडोनेशिया ने आपत्ति लगाई कि इधर से हम शिप्स को नहीं जाने देंगे, और पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहां सारा का सारा जो भी पैसिफिक, इधर पैसिफिक ओशन पड़ जाएगा, ये पैसिफिक ओशन हो गया, और इधर है ना आपका इंडियन ओशन है। इन सबों के बीच में कार्गो नहीं जाने देंगे आगे जाकर के। तो इसने क्या किया, चाइना ने, अब ये देखो, ये थाईलैंड का इलाका, ये जो रेड कलर का है, इसने इसके अंदर से आकर के यहां से एक टनल बना रहे हैं। अच्छा। टनल नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं, कनाल, नहर, ठीक है। और इतने जगहों को काट करके वो एक अलग रास्ता बनाएंगे, थाईलैंड से उनकी अपनी
संधि हो गई है चाइना वालों की, अच्छा। समझ लीजिए। और ये काम जारी है, मतलब ऐसा रुको। वो कर रहे हैं समुद्र हाँ, में, वो बिल्कुल अमेरिका इसका वो कर रहा है, सब कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है ना। तो ये तो चाइना को तो जानते हैं। आगे देखिए, अब जो आसियान बना इसका क्या प्रभाव रहा, क्या फायदे रहे, कुछ इसने काम कर भी पाए, इसी तरह बना। इसने देखिए अपने क्षेत्र में शांति की स्थापना की। ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये भी आसियान में शामिल हो गया जाकर के। ठीक है, इनके आपसी कोई भी झगड़े हुए, ठीक है, तो कभी भी इन लोगों ने उसको सैन्य युद्ध या वॉर की स्थिति में नहीं बदलने दिया, आपसी बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान किया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, अंशुल, जो तुमको मैंने अंडरलाइन किया है ना, एक बार व्हाट्सएप करना मेरे को, तो पिक खींच के उसका। सर आसियान, करूँ सर? हाँ आसियान से पिक खींच के व्हाट्सएप, पीडीएफ मेकर है तुम्हारे में? हाँ सर है, थोड़ी देर में कर दूं? अरे बेटे तो अभी पढ़ा रहे ना, मैं देख लेता कहाँ का अंडरलाइन किया था। कर रही हूँ सर। ओके, देखिए बिना युद्ध के या बिना किसी लड़ाई के जिस तरह से आसियान ने अपने सदस्य देशों के बीच में शांति स्थापित करके रखी, इसको आसियान शैली या आसियान वे कहा जाता है। ये पेपर में आएगा। वो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, एक पीडीएफ है ना, मैंने पढ़ाया था उन बच्चों को, तो अंडरलाइन कर रखा है ये चैप्टर से। तो उससे क्या होगा, आप लोग है ना बस वही नोट्स में लिख लेंगे तो सही रहेगा। 2003 में जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ एक संगठन है, उसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे संगठन। ठीक है, तो 2003 में आसियान में इसी तरह इसके सहयोगी संगठन, मतलब आसियान के काम को बांट दिया गया। जैसे सुरक्षा के लिए एक अलग वो बना दिया गया, आर्थिक सहायता के लिए एक अलग बना दिया गया। वो क्या था, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए, जो इस हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता था। 3 संगठन आसियान के अंदर बनाए गए, जो कि आसियान के काम को और आसान कर सकता था। फिर से सुन लो, अंडरलाइन कर दिया मैंने। आसियान सुरक्षा समुदाय जो सुरक्षा के लिए काम करता था, आसियान आर्थिक समुदाय जो इकोनॉमी को देखता था, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो कि कल्चर के है ना स्वैपिंग को देखता था। ये अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग तीनों स्तंभ हैं, ठीक है ना। सुरक्षा समुदाय था, वो सुरक्षा को देखता था, शांति बनाए रखना चाहता था। ठीक है, 1994 में एक और याद रखिएगा, विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF है ना, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की गई। ये भी याद रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आसियान से रिलेटेड, जिसको है ना कोई भी बच्चा छोड़ देगा, याद रखना, मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, इसमें क्या था फ्री ट्रेड एरिया में, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ में यूरोप के जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है ना, यूरोप के जितने भी सदस्य देश हैं, अरे यार फोटो क्यों भेजते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ा लेते हैं। ठीक, वो आपसी बाउंड्री को छोड़ करके मुक्त व्यापार की बात करते थे। फ्रांस से अगर जर्मनी तक कोई सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है,
तो बीच में कोई भी तरह का उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसी तरह आसियान में जो 10 सदस्य बने थे, 10 जो मेंबर्स कंट्री थे, उन्होंने भी अपने बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया स्टार्ट किया। अब देखिएगा, अब इन 10 देशों के बीच की बात करें तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो सी रूट है, ट्रेड रूट जो आप समझ रहे होंगे, तो यहां पर क्या था, इन 10 देशों को तो फायदा था, साथ ही साथ जो अमेरिका और यूरोपीय संघ थे, चीन था, भारत है, इन सबों ने भी प्रयास किया कि हमें भी इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अब मौका दीजिए। ठीक है, और भारत को ये मौका मिला, कब मिला, जब 1990, एक सेकंड बता रहे हैं, भारत ने 2 आसियान देशों के साथ, ठीक है, भारत ने 2 आसियान देशों के साथ ये मुक्त व्यापार समझौता किया, और वो देश थे 3 के साथ, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 3 देशों के साथ है कि अगर हम लोग उनके साथ व्यापार करेंगे तो हम लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो कठपुतली भैया हैं, इनके नीचे 2 पॉलिसी है इनकी, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी? इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। भारत ने ये 2 पॉलिसी लेके आया था, 1991 में लुक ईस्ट, ठीक है, और 2014 में एक्ट ईस्ट, मतलब कि पूरब के साथ। हम लोग जो भारत है वो दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है, और पूरब एशिया में ये पूरा इलाका हम लोगों से पूरब में पड़ता है ये पूरा। तो हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई ताकि इन देशों के साथ अपने व्यापार को या आर्थिक संबंधों को और भी पुख्ता कर सके। जो इस पे दवास का विचार अच्छा है, ये समझता भी है। तो बताओ भाई दवास कि किस तरह, आप क्या कारण बताओगे जिसके हम कह सकते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था साम्यवादी होते हुए भी, कम्युनिस्ट होते हुए भी बहुत ज्यादा डेवलप कर पाए, लेकिन रसिया नहीं कर पाए? क्योंकि उसने अपने प्राइवेटाइजेशन जो किया था धीरे धीरे किया था, ये नहीं कि सारा एक ही साथ बेच दिया। गराज सेल नहीं किया उसने। हाँ, ठीक है। एक तो ये था, और दूसरा उसने पहले थोड़े ऐसे सेक्टर खोले जिसमें जरूरत थी ज्यादा, ताकि प्राइवेट आए और करे डेवलप उसे। बिल्कुल। और जो कम जरूरत के थे उनको बाद में खोला। देखिए सही बात, ये मैं आपको बताऊं, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वर्ल्ड में 2 ही सुपर पावर बन के सामने आए। एक था आपका अमेरिका, या पश्चिमी गुट कह सकते हैं, यूरोप भी उसके साथ हो गया था, और दूसरा था आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ था साम्यवादी या समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाला, जबकि जो अमेरिका और जितना यूरोप का क्षेत्र था ये थे पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट को अपनाने वाले। ये तो क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब आगे जाके ये देखा जाने लगा कि जितने भी देशों ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था उनका विकास रुक गया और आगे जाके उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लेकिन चीन इसमें एक अपवाद या एक्सेप्शन बनकर के सामने आया, और वो किस तरह से, देखिए 1978 के बाद, ठीक है, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। 1978 के बाद 80 के दौर में चीन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर या शीत युद्ध अपने चरम पर था, और कुछ दिनों के बाद ही आपको पता है 1989 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, लेकिन चीन अपना विकास कर रहा था। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते हुए
2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाए। इसको बैन कर देता हूँ चीन को। नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? उसने मार्केट में अपना सामान ही इतना ऊपर दिया। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया जो गरीब, और पूरा साउथ अमेरिका, ये गरीब देश है, ठीक है। और इसको जिस रेट पे चाइना चीजें प्रोवाइड करा सकता है, दुनिया की कोई देश करा ही नहीं सकते। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना ने शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली, लो प्राइस पे चीजों को डेवलप करने के लिए। दुनिया के कोई भी देश दो तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाते, और चाइना शुरू से ही दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है। एक वो मान के चलता है कि ये चीज खराब होने वाली है, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, ठीक है। आपके पास अगर मान लीजिए कि हेडफोन खराब हो जाए, तो हम JBL या बोट का लेने के पहले सोचेंगे यार 1700, 2500, 2000 रुपए लग जाएंगे, और आपको काम चलाना है, जेब में पैसे नहीं है, ठीक है। मैंने हम लोग जैसा आप लोग क्यों सोचेंगे? तो क्या करेंगे, 100-200 का, अधिक से 300 रुपए का चाइनीज उठा के ले आए, चल गया तो 3 साल चल गया, कान से सुनना ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया जैसे अगर बहुत ज्यादा डेवलप भी होगा तो इंडिया जैसे ही अधिकतर कंट्री आपको दुनिया में, इंडिया से बैकवर्ड मानेंगे हम तो इंडिया को लेके चल रहे हैं। इंडिया की अधिकतर पॉपुलेशन लग्जरियस आइटम को नहीं कंज्यूम करना चाहती, वो काम चलाना चाहती है, ठीक है ना। और ये चीज केवल चाइना प्रोवाइड कर सकता है। आपको पता है, हम लोग इतना, ये मोदी जी समझाते हैं, सरकारें समझाती हैं कि चाइना को बायकॉट करिए, चाइना को बायकॉट करिए। और आपको पता है चाइना को जितना सामान भेज रहे हैं और चाइना से जितना सामान मंगा रहे हैं, उसका कोई और छोर नहीं है। हम लोग दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हो चाइना है, और सबसे अधिक एक्सपोर्ट करते हैं वो भी चाइना है। रॉ मटेरियल, अभी मैं एनर्जी एंड रिसोर्सेज पढ़ा रहा था 10th क्लास में बच्चों को, ज्योग्राफी। भारत का जितना भी कोस्टल इलाके का जो भी आयरन ओर है जो कोस्ट पे है, सारा का सारा चाइना को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल हम लोग सप्लाई करते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि देश को बेचने का काम है। मोदी जी क्या बोले, मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से। आपको ये सोचना चाहिए कि पहली बात, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप प्रोसेस मत भेजो भी मत प्रोसेस करो। आपके जमीन के अंदर तो वो रिसोर्स रहेगा ना। आप आप जमीन धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। आप हर साल बजट में ये जो झूठ मूठ का ये सब जो लेके आते हैं, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं अलग चीजों में, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमी में इनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे झाड़ू छाप लोगों को भारत का वित्त मंत्री बना रखा है जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में ABCD भी पता नहीं है। भगवान ही जाने उनको क्या पता है। कांग्रेस की सरकार में ये था ना कि कम से कम थे तो लुटेरे सब, देश उसको देशद्रोही कर, सारे देशद्रोही थे, अभी भी देशद्रोही ही, लेकिन इकोनॉमी चलानी आती थी, नॉलेज था, चाहे बेशक देश बेचे। लेकिन मोदी जी हैं तो देशभक्त, सब कुछ करते, लेकिन थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करते, मान लीजिए हर बार जितना भी ये प्रोसेसिंग वाला स्टील प्रोसेसिंग यूनिट है, आप स्टील प्रोसेसिंग यूनिट हर साल एक लगाते जाते, क्या लगता है 10,000-20,000 करोड़ कहीं से भी निकाल सकते हैं पैसे इतने बड़े। हम लोग का 35 लाख करोड़ का बजट होता है। 2021 की बात कर रहे हैं, 21-22 का 35 लाख करोड़ का बजट है। आपको पता है चाइना में रियल एस्टेट कंपनी एक है ना 200 लाख करोड़ की, और इतनी बड़ी कंपनी है। वो कह रहे थे, मैंने न्यूज में, आपने भी DNA में सुना होगा, अगर वो कंपनी डूबेगी ना तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत तो ऐसे से डगमगा जाएगा। कौन सी उसकी रियल एस्टेट का नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को, मैंने सुना था वो रियल एस्टेट कंपनी थी एक, मैंने पूरे वर्ल्ड में है वो, बिल्डिंग बनाने वाले रियल एस्टेट ये होती है ना, सोचिए। और ऐसे तो हम लोग चाइना के GDP के सामने कहीं नहीं है, वो बहुत आगे है, हम लोग बहुत पीछे हैं। 35 लाख करोड़ कुछ भी नहीं होता, समझ जाइए। 9,000 करोड़ का घर बनवा रहा है मोदी अपना। मोदी ये कित बनवा रहा है? अच्छा, ये इंडिया गेट के पास क्या? तो ये थोड़ी रहेगा भाई, ये तो मैंने सब लोगों के लिए है, नहीं अपने लिए बनवा रहा पर्सनल। वो तो वहां रहेगा ना, क्या नाम है? नहीं रहेगा, यहीं रहेगा। 9,000 करोड़ का सर क्या लगेगा? चलो भाई हम लोग आगे जाके सेल्फी खींच के आएंगे, ये कर सकते हैं ना, क्या बताया जानते हैं। अभी मैं
छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, जो गुलामी है ना वो हम लोग के खून में आ गई है शुरू से। 2000 साल से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि ये गुलामी है। आप ज्यादा अकड़ोगे तो घर वाले सिखाएंगे पड़ोसी, नहीं 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 ये साहब है, ये पुलिस है, ये कलेक्टर है। इसी तरह का अमेरिका में सब नहीं है, यूरोप में कलेक्टर होगा ना तो तू अपने घर का होगा, पब्लिक सर्वेंट है, सड़क पे मतलब पब्लिक है तो हम सबसे आगे हैं ना। ये तो हम लोग की गुलामी हम लोग के खून में है। मीडिया ही नहीं है कुछ ना मीडिया। एक बात बताइए, आप किसी भी मीडिया पे जाओ, जब भी जो सरकार होगी उसके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। भाई कौन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मरवाना चाहेगा, किसको भारत माता की जय करवानी है? देखिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय भाई, लक्ष्मी सर्वोपरि है। हम लोग जैसा मिडिल क्लास एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, अपना एक लाइफ सिक्योर जो हो गया, जीवन निकल जाएगा। उनके तो पता नहीं सोने की बिस्किट ही नहीं खत्म होते बनाने। देखेंगे 1949 में चीन में एक नेता हुआ जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, हम लोगों ने बहुत सुना है उनके बारे में, माओ त्से तुंग। 1949 की बात है। माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग एक साम्यवादी क्रांति उसने लाई और उसने कहा कि पूरे के पूरे, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट जैसे चाइना में, माओ त्से तुंग का ही दिया हुआ है जो अभी चाइना में आपको दिख रहा है। ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, सब कुछ उसी इंसान का किया हुआ है। उसको आधुनिक चाइना का आप फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कह सकते हैं। गणराज्य की स्थापना, नोट पे भी उन्हीं उसी की पिक्चर होती है, टकलू होता है पूरा वो माओ त्से तुंग। 1949 में माओ त्से तुंग, माओ लिखा हुआ है, माओ त्से तुंग पूरा नाम है। माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय वहां की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी, जैसे मैंने बताया है ना। पहले तो सोवियत मॉडल ही हम अपनाते थे। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए कि कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री दुनिया की होगी उससे अब किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन चाइना ने नहीं रखा, ठीक है, जिस तरह की रसिया करता था। बट ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जैसा कि रशिया करते थे। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। ध्यान दीजिएगा, एग्रो बेस्ड पूरी इनकी इकोनॉमी थी। खेती बाड़ी से जितना भी ये पैसा कमाते थे चीजों को एक्सपोर्ट करके, उसको उस पैसे को बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने में खर्च करते थे, लेकिन वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट कंट्रोल में होती थी, जैसा कि सोवियत मॉडल। समझ में आ रहा है आप लोगों ने? लगाएगा प्राइवेट अंडर उसकी रहेगी। हाँ नहीं, इसमें सब कुछ अभी तो गवर्नमेंट का ही चल रहा है, बाद में जाके सुधार हुआ है। अभी जो जितना मैं बता रहा हूँ ये सोवियत मॉडल, ये जो रसिया का जो मॉडल था वही मॉडल अभी तक चलता आ रहा था शुरुआती दौर में। क्योंकि इसके पास विदेशी बाजार से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू किया। चीन, देखिए अगर आप मान लीजिए कि पूरी दुनिया से अपने संबंध को आपने तोड़ रखे हैं, ठीक है, कोई तरह का संबंध नहीं है, तो दुनिया से कोई भी यूरोप से अमेरिका से किसी भी तरह की मशीनरी और टेक्नोलॉजी तो ला नहीं सकते। तो अगर आपने आयात या इंपोर्ट के रास्ते बंद कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको उन चीजों की अगर जरूरत है तो वो चीज खुद बनानी पड़ेगी और ये धीरे धीरे उनको बनाने की तरफ आगे बढ़े। वही इंडस्ट्री, जैसे कि इंडिया की बात करें, ओपन मार्केट आ गई। हाँ, सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले ये किया गया था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की मदद से हम लोगों ने स्टेबलाइज किया। क्योंकि आयरन स्टील इज द बैकबोन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आप कोई भी मशीन किससे बनाओगे? आयरन से बनाओगे, लोहे से ही बनाओगे, स्टील से बनाओगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी वो मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। ये माओ त्से तुंग का समय काल है, 1949 के समय।
इसने भी बाहर के देशों से कोई टेक्नोलॉजी नहीं मंगाई, लेकिन इसने क्या किया मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक और इसमें एकदम बिल्कुल नाजुक पहलू ये है, रसिया ने भी अपनी घरेलू इंडस्ट्री जो थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से सब एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन वो पता है ज्यादा पीछे क्यों रह गया, क्योंकि उसको कोल्ड वार के दौरान अमेरिका से केवल कंपटीशन में ही लगा रह गया। उसने अपने रिसोर्सेस को केवल आर्मी के लिए, परमाणु हथियारों के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए उसे कंपटीशन में खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन चाइना इन चीजों से लगता है, चाइना को केवल अपना औद्योगिक स्तर बढ़ाना था, है ना, विकास करना था। देखिए यहाँ पर चाइना में उस दौर में जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज जो मिलनी थी जनता को, विकसित देशों मतलब अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा अच्छी मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ का रेट है 5 to 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि विकास दर पर पानी फेर रही थी। भारत वाली प्रॉब्लम, विकास दर तो बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना की ये हो गई कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फिर वन चाइल्ड पॉलिसी है जी, हटा भी तो ये बताइए इसमें 21वां सॉरी जैसा कि मैंने पहले बताया, चाइना को जो पैसा मिलता था इंडस्ट्री में लगाने के लिए वो तो एग्रीकल्चर से मिलता था। अब दिक्कत ये हो गई कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि किसी भी जो एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं बचा, मतलब पेट पालने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वही लगाओगे ना, तो बचे ही नहीं पा रहा था। तो फिर इसको ये समस्या पैदा होने लगी। अब क्या हुआ 1970 में, ठीक है, 1970 में कुछ बड़े कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। मैंने अभी 1949 से 1970 तक की कहानी बताई है आपको। अब 1970 में क्या किया गया कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर, ठीक है, अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। उसने सोचा कि बिना पश्चिमी देश और उसमें भी सबसे शक्तिशाली बिना अमेरिका से संबंध बनाए काम नहीं चलेगा, ठीक है। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। सब अंडरलाइन हो रहा है, लिखना आपको, ठीक है। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने एग्रीकल्चर माने खेतीबाड़ी, उद्योग, सेना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 4 प्रस्ताव रखे, इसमें सुधार के, इसको ग्रोथ करने का। 1978 में तत्कालीन नेता डेंग सियांगपेंग, पता नहीं क्या बावला है, ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ओपन मार्केट, जी। तत्कालीन नेता मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के हेड को नेता कहा जाता है, ठीक, प्रेसिडेंट भी है, वो प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड होगा वो वहां प्रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। खुले द्वार की नीति उन्होंने अपनाई। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश की उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। अब इसने अपने देश को खोल दिया, ओपन कर दिया कि भाई कोई भी आओ, ये इन्वेस्टमेंट करो, ओपन हो गया, कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, शॉक थेरेपी पे अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेप वाइज ओपन किया, खोला, बिल्कुल सही। और यही सबसे बड़ा इसका ट्रम्प कार्ड था। 1982 में एग्रीकल्चर या खेती का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 1998 में उद्योगों का, 1982 में, 1982 में एग्रीकल्चर, 1998 में इंडस्ट्री, इसका निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र तक के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को सेज कहा जाता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो जरूर, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना।
हम लोग जब यूपीएससी में पढ़ते थे ना, तो 10th तक तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ली थी, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक्स में सबसे मजबूत स्तंभ होता है इकोनॉमिक्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स नहीं तो आप गए लुढ़के। तो हम लोगों ने तब पढ़ा, तब अच्छे से डीपली पढ़ा था। सेज कॉन्सेप्ट भारत में भी अपनाया गया, चाइना में भी अपनाया गया, लेकिन चाइना का जो नियम कानून जो था ना, वो ज्यादा पुख्ता था और उसने ज्यादा सफलता प्राप्त की। हमारे देश ने नहीं उतनी सफलता मिली हम लोग को। मैं आपको समझाता हूँ क्या था। चीन ने क्या किया कि आप पूरे देश में कहीं पर भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाओगे, एक स्पेशल जोन, ठीक है। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया बना दिया, वहां बिजली पानी सड़क उड़क सबका इंतजाम है। हाँ, वहां पर आइए और आप इंडस्ट्री लगे, ठीक है। इसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता था। भारत में कहाँ कहाँ होती है? भारत में बेटा नोएडा में भी था, राजस्थान में भी बनाया गया था। ऐसे लगभग 12 या 15 सेज बनाए गए थे, लेकिन बिल्कुल असफल। ये कांग्रेस का भाई देखा देखी लीपापोती लगा, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन आप इसको सेज नहीं कर सकते। ये तो मतलब कि ये रीजनल है ना, लोकल है एक लेवल पे। और सेज जब बनाया जाता है उसमें इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दी जाती है, कार्गो वगैरह के लिए फैसिलिटी सारी कुछ, मैंने रेलवे लाइन वहां तक होगा। और वो नोएडा में भी तो ऐसे ही जी, नोएडा बोल सकते हैं, नोएडा है तो मैं कह रहा हूँ। वहां पर क्या है ना कि वो रेलवे लाइन से भी कनेक्टेड है, और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो भी नजदीकी पोर्ट होता है ना, वहां से कनेक्शन होता है डायरेक्ट, एकदम बिल्कुल ओपन लाइन दी जाती है उसको। देखिए इसको कल करा दें, 2 पेज, हाँ 2 पेज बच रहे, कल हो जाए। चाहे रुको, बच्चे आ रहे हैं तब तक करते रहो। नए आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। मतलब जो उसने गांठ बांध रखी थी कि नहीं हम तो सोशलिज्म को ही अपनाएंगे, सोवियत संघ को छोड़ेंगे नहीं, वो चीज खत्म हो गई, ठीक है। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। प्राइवेटाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का, तो अब जो ज्यादा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं क्या है। निजीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर आप फार्मर हो तो आपके प्रोडक्ट का आपको ज्यादा दाम मिलेगा, ये होता है निजीकरण। ओपन कंपटीशन है, आप किसी को भी बेच सकते हो, आप किसी को भी बेचने के लिए, आपको पैसा ज्यादा दे आप उसको बेचो। आप अपना सामान लेके अपने खेत में हो, व्यापारी आएंगे बोली लगाएंगे, जो जितना ज्यादा बोली लगाएगा उसको आप सामान बेचोगे, तो आपको फायदा है ना, अपने फायदे के लिए कुछ भी। बिल्कुल। 6,000 करोड़ का घर भी बना लो। 9,000 करोड़, अच्छा 9, 3 कम कर दिए मैंने, ठीक है यार, कौन नहीं बनाता। देखिए, और मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है कि वो भारत में जहां पर भी चाहे, राष्ट्रपति का तो है, प्रधानमंत्री का भी होगा, जहां भी चाहे और जैसा भी चाहे उनको एक वैसा बंगला या कोठी बना के दिया जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहले की थी, तो उन्होंने भी ऐसा कहा, तो उनको महाराष्ट्र में बना के दिया गया ऐसा। और आप मैंने सोच भी नहीं सकते, हमारे आपका पेट काट के दिया जाएगा। सरकार के पास कोई दूसरा सोने का खजाना है क्या? आप जिस बिस्किट हो गया, चाय की पत्ती होगी, इस पे जो छोटा छोटा टैक्स देते हैं, सब जुड़ करके जाता है सरकार के खजाने में, ठीक है ना। ये नेताजी जो हेलीकॉप्टर की सवारी करते हैं, वो आपके पैसे से करते हैं, अपना पैसा उनका कुछ भी नहीं। देश का कौन सा पैसा होता है? अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पैसा ही नहीं लगाया, तो हम ये लोग कौन? इनके पास क्या? इनके पास, वो तो लूटमार भी करते थे, ये तो लूटमार भी नहीं कर सकते। कर तो रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से लूटमार तो पूरा देश कोरोना में झोंक दिया सबों ने, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। एक ऊपर कल न्यूज में मैं देख रहा था, इतना भयंकर, मतलब कि क्या कहते हैं, गुस्सा प्रकट किया था उसने, वो रेडी उड़ी वाला होगा कोई, खूब गालियां दिया उसने सबको। अभी सर थोड़े दिन पहले मोदी पे भी अटैक हुआ था पंजाब में। अटैक कहाँ हुआ था? बोल रहे थे धरना धुरना कर रहा था, कुछ बकवास था, सब बकवास था। पॉलिटिक्स का वो था, उतारने का। आपको पता है वो क्या है? वो सहानुभूति की राजनीति है। उस सहानुभूति की राजनीति से हो सकता है पंजाब का कुछ वोट टूट करके मोदी की तरफ आ जाए, है ना। आएगा नहीं, बस पंजाब में काहे का सरकार बनेगा यार? बीजेपी का कौन है बीजेपी में बनने के लिए? वहां पे कुछ एसटीएम आने ही नहीं देगी उसको, मतलब वहां नहीं आएगा बीजेपी। रैली तो ही ना जाएंगे, तो उसने इलेक्शन के आने देंगे। बस एक वो है ईवीएम का, बस वो कर लिया था अभी जब
देखो उत्तर प्रदेश में देख नहीं रहे हमें कितना बवाल मचा हुआ है, भगवान जाने भाई। कल ही कराएंगे इसको अच्छे से, थोड़ा सा बाकी है। इसके बाद और कौन सा चैप्टर है इसमें लगा रखा है ना आपने इसमें? मेरे को ये पॉलिटी पार्ट 1 है पार्ट 2 है? अच्छा समकालीन दक्षिण एशिया और वैश्वीकरण। अरे वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन तो आप लोग ऐसे बताए पढ़ा देंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप लोग इसमें से टॉपिक बता दो क्या क्या पेपर में आ सकता है इसमें। हाँ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यूरोपीय संघ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, अभी हेडिंग आसियान लिख दिया, उसका जो सारा लिख दे बस, इतना काफी है। हाँ बिल्कुल ये भी काफी है। अभी 10 ईयर मेरे पास है, हाँ इंग्लिश घर पे रखा है मैंने, हाँ लाके रखा वहीं पे है, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म होगा ना कल हम लोग इसके 10 ईयर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे पास है कल सैटरडे फ्राइडे का नहीं, संडे को नहीं, फिर मंडे को करते इको करो फिर। अच्छा हो जाएगा इसका भी, तो इसके लिए है ना 3-4 दिन, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका टेंशन नहीं लेना है बोर्ड 12th का, आप लोग अपना काम करते रहो। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, घर पे जा करके मैंने कहा 2 घंटे तो आपको देखो लगाने पड़ेंगे इसके लिए, बस 2 घंटे लगाने के बाद आराम से पढ़ते रहो वहां पे। कोई भी दिक्कत है कुछ भी है तो हम यहाँ बैठे ही हैं आप लोग की मदद के लिए, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। लॉजिकल रीजनिंग की बुक दे दो, लिए हो तो देखता हूँ मेरे पास घर पे देख लेता हूँ अभी लेके